Hello student, my name is Pradesh Tripathi. Today's topic is reaction mechanism. तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म पर बात करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? एक्चुअली रिएक्शन मैकेनिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी रिएक्शन को लिखते हैं पहले, ताकि याद करने वाला प्रोसेस कम किया जा सके और लर्निंग प्रोसेस और क्रैमिंग प्रोसेस इजी बनाया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म? सो रिएक्शन मैकेनिज्म इज the step by step representation of a chemical reaction is called reaction mechanism. On the basis of number of steps हम रिएक्शन मैकेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। रिएक्शंस को दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस की अगर बात करें हम, तो इनका क्लासिफिकेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। फर्स्ट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, इनको एलिमेंट्री रिएक्शंस भी कहा जाता है। And second is multiple step reaction, या इसी को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शंस या एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है। सिंगल स्टेप रिएक्शंस और एलिमेंट्री रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें एक ही पर्टिकुलर स्टेप इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में। इन रिएक्शंस को कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शंस। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास A2 plus B2 इट गिव्स 2AB है। A2 plus B2 it gives 2AB। अब अगर हम देखें तो ये रिएक्शन किस तरीके से होती है, प्रोसेस क्या है रिएक्शन होने का, तो यहाँ पर A2 and B2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तरह हम कंसीडर कर रहे हैं और 2AB जो बन रहा है AB एज अ प्रोडक्ट इस रिएक्शन में अपीयर होगा। तो जरूरी बात क्या है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस या किसी भी रिएक्शंस के होने के लिए कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आए। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उससे क्या होता है, उनमें कोलिजन होता है, टक्कर होता है, और टक्कर से जो पुराने बॉन्ड बने हुए होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस चीज को हम समझते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं A और B, AA बॉन्ड कुछ इस तरीके से बना होता है और इसकी रिएक्शन जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं A2 and B2, तो A और A के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है और A and B के बीच बॉन्ड AA के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इस तरीके की, जिसमें A और B के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है एंड AA के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। सिमिलरली BB के बीच भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है एंड A और B के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है। इस स्टेट को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट, TS। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा अनस्टेबल स्टेट होती है और ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं और पार्शियल बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट जो है केमिकल बॉन्डिंग के रूल को फॉलो नहीं करती है और ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल स्टेट होती है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इस तरीके से ये बॉन्ड 2AB बन जाएंगे
अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें अगर और इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में एक्सप्रेस करें, अगर हम y एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी और एंड x एक्सिस में टाइम को प्लॉट करें, तो रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है A2 plus B2 it gives 2AB, if this reaction is exothermic then हम देखेंगे कि जो रिएक्टेड मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट जो होगा वो लेस एनर्जी में होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल R एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है P, तो R मॉलिक्यूल को अगर ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना है, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, हाई एनर्जी स्टेट होती है, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट की अगर बात करें तो अगर रिएक्टेंट स्पीसीज वहां तक पहुंचना चाहता है, रिएक्टिंग स्पीसीज को यहाँ पहुंचने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, EA से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो द एक्टिवेशन एनर्जी इस टाइप की एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गेन करके ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचता है और उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शंस जो होती हैं एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें अगर हम, तो इसके डेल्टा H में, डेल्टा H का मतलब है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो लेस इन एनर्जी है जबकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी ज्यादा है। तो इस केस में जो ओवरऑल डेल्टा H की वैल्यू आएगी इट विल बी लेस देन 0। इफ इट इज लेस देन 0 तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा H क्या है, नेगेटिव। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H विल बी नेगेटिव। ओके, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शंस की हम बात करें, अगर A2 and B2 it gives 2AB, if this reaction is endothermic, तो इस केस में क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में नॉर्मली अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में इसको एक्सप्रेस करें तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है उसकी एनर्जी कम एंड प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। यहां भी ये ट्रांजिशन स्टेट है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी कम एंड प्रोडक्ट की ज्यादा। इसके लिए अगर हम डेल्टा H कैलकुलेट करें इट विल बी इक्वल टू अगेन डेल्टा H माइनस HP माइनस HR। व्हाट इज HP? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड HR इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे अगर देखें तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम, प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा और रिएक्टेंट का एनर्जी कम है। इस केस में हम देखेंगे कि डेल्टा H की वैल्यू will be greater than 0 and if it is greater than 0 then it will be equal to positive. So endothermic reactions जो होती हैं इनमें क्या होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होती हैं उसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस की बात करें हम, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन है कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड एज step reactions are also known as complex reaction, not complementary, sorry, complex reactions। अगर इसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल A2 plus B2 it gives product 2AB। इस रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म लिखे हम तो कुछ इस तरीके से हम इस रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज A2 यानी A के बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा एंड यहां से 2A बनेगा। इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी वो A और A के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें बॉन्ड क्लीवेज इन्वॉल्व है एंड bond cleavage is always accompanied by gain in energy। Second step of reaction की अगर हम बात करें तो this A will react with B2 to form AB and B।
इसकी ट्रांजिशन स्टेट की अगर हम बात करें तो ए और बी के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा और बी के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। ये इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी हमें। थर्ड स्टेप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये ए रिएक्ट करेगा बी से एंड इट विल प्रोड्यूस ए बी। इस कंडीशन में क्या होगा, ए और बी के बीच बॉन्ड ओनली फॉर्म हो रहा होगा। तो अगर हम बात करें सेकंड स्टेप ऑफ रिएक्शन की, सेकंड स्टेप ऑफ रिएक्शन में ए और बी के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अगर ए और बी के बीच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और बी के बीच जो बॉन्ड बना हुआ तो वीकर बॉन्ड है, तो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यानी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वीकर बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, तो इस केस में भी एनर्जी रिलीज होगी। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन एज अ प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट साइड अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है, रिएक्टेंट साइड वीक बॉन्ड होता है, उस कंडीशन में स्टेबिलिटी गेन होती है। अगर स्टेबिलिटी गेन होती है तो डेफिनेटली एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो रही होगी। ठीक है, तो हम सेकंड स्टेप को कह सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या था, इसमें हम बॉन्ड क्लीवेज करा रहे थे, तो फर्स्ट स्टेप विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर। लास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। लास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में एनर्जी रिलीज इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज अकम्पनीड बाय लॉस ऑफ एनर्जी। अगर इन स्टेप्स को हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में एक्सप्रेस करें, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, तो सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब A2 के बीच क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन अगर हम दिखाएं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, तो A और A के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो डेफिनेटली एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा और एनर्जी बढ़ेगी। सेकंड स्टेप ऑफ रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि हमने कंसीडर किया है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड जो है वो पीक बॉन्ड बीबी के बीच प्रेजेंट था। तो इस केस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी एंड लास्ट स्टेप में भी एनर्जी रिलीज होगी बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके के स्टेप बाय स्टेप हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर देखें यहाँ पे रिएक्टेंट A2 प्लस B2 था और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा दैट विल बी 2AB। यहाँ इसको हम ट्रांजिशन स्टेट 1 बोल सकते हैं, TS1 एंड दिस विल बी TS2 एंड दिस इज TS3। तो हम कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ स्टेप रिएक्शन में इन्वॉल्व है उतनी ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में अपीयर होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें रिएक्शन, यहाँ पे ये जो आपको लोकल मिनिमा दिख रहा है, दिस लोकल मिनिमा रिप्रेजेंट द रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स ऐसे पार्टिकल होते हैं which are formed during the reaction and destroy before the completion of the reaction। अगर हम A और B की बात करें तो A और B यहाँ पर इस रिएक्शन के रिएक्शन इंटरमीडिएट होंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि रिएक्शन के दौरान फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में फॉर्म हो रहे हैं एंड लास्ट स्टेप में ये डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, एज अ प्रोडक्ट हमें AB मॉलिक्यूल मिल रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लास्ट स्टेप में कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट हमेशा अदर स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं और लास्ट स्टेप में चूंकि रिएक्शन कंप्लीट हो रही होती है उस स्टेप में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जितने भी पीक मिल रहे हैं दे विल रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन स्टेट। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे रिएक्शन के उतने पीक होंगे एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज मैक्सिमास। ठीक है, तो ये मैक्सिमा होंगे और सारे मैक्सिमा विल कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। ओके, आगे बात करते हैं हम कि ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है इस पर कि ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट बोथ आर फॉर्म इन बिटवीन द रिएक्शन।
ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट बोथ आर वेरी अनस्टेबल स्पीसीज, और ये ड्यूरिंग रिएक्शन बनते हैं, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो हम इनमें कुछ माइन्यूट डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, उनकी बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट के डिफरेंस की बात करें तो पहला पॉइंट हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कैन नॉट follow the rules of chemical bonding, while reaction intermediates can follow the rules of chemical bonding, can follow the rules of chemical bonding, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में कंप्लीट बॉन्ड बने हुए होते हैं, जबकि ट्रांजिशन स्टेट में कोई भी कंप्लीट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें सारे बॉन्ड क्या होते हैं, पार्शियल होते हैं। सेकंड पॉइंट इज रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, कैन नॉट बी आइसोलेटेड, while reaction intermediate can be isolated, can be isolated। रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम आइसोलेट कर सकते हैं, रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट आउट कर सकते हैं और इनका स्टडी भी कर सकते हैं, जबकि ट्रांजिशन स्टेट को हम किसी भी रिएक्शन मिक्सचर से अलग या सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस। अगर हम बात करें इनकी सिमिलैरिटीज की, तो दे आर फॉर्म इन बिटवीन द रिएक्शन एंड डिस्ट्रॉय बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। दिस इज द फर्स्ट सिमिलैरिटी। एंड इफ वी टॉक अबाउट सेकंड सिमिलैरिटी, rate of reaction can be decided by the stability of both transition state and reaction intermediate। तो various organic reactions की stability, rate of reaction हम compare कर सकते हैं on the basis of stability of transition state and reaction intermediate। आगे हम बात करते हैं attacking particles की। अटैकिंग पार्टिकल्स क्या होते हैं? अटैकिंग पार्टिकल्स, अटैकिंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, इस पर बात हम करते हैं।